हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो हो, अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे क्या हो, जीरो हो, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। हम कहेंगे कि किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए आपके सामने मैं कह रहा हूं कि ये आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है ना। और बुक जो है आप क्या देख रहे हो, बुक जो है वो किस में है, रेस्ट पे है। बुक जो है वो किस में है, रेस्ट पे है। मान लीजिए बुक का जो मास है वो 1 kg है। बुक का मास कितना है, 1 kg है। तो बुक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कितना, 10 न्यूटन का। और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन बुक पे लगा रहा है टेबल, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, है ना। आप क्या देख रहे हो कि जो नेट फोर्स जो सिस्टम पे है वो नेट फोर्स कितना है, जीरो है। नेट फोर्स जो है वो क्या है, सिस्टम पे जीरो है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो आप कह सकते हैं कि ये जो बुक है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बुक जो है किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स। इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है व्हेन वी अप्लाई a force to a body to displace it from its mean position, and if a restoring force acts on a body to regain its original position, then it is said to be in stable equilibrium। यानी अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ और फोर्स के हटाने के बाद अगर वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता हो उस बॉडी पे और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता हो, तब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मान लीजिए आपने कहा कि एक बॉल है, इस बॉल को आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके डिस्प्लेस किया। तो ये बॉल मान लो डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ पे चला आया, है ना। अब अगर ये रिस्टोर कर करके, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो इसमें, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो और ये वापस से अपने इस पोजीशन को एक्वायर कर लेता हो, तो आप कहेंगे कि ये बॉल जो है, ये बॉल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, ये बॉल इधर आएगा, इधर से वापस ये इधर की तरफ आएगा, है ना, फिर वापस इधर से रिस्टोर करेगा अपने मीन पोजीशन की तरफ, है ना, रिस्टोर करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये बॉल अपने मीन पोजीशन को बार बार अचीव करेगा। तो अगर हम लोग
किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए और फोर्स के हटाने के बाद उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे और वो उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करने में हेल्प करे, तो आप कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही आप क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फॉर एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वी कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना, वहां पे आपने टाइम पीरियड निकालने के बारे में सीखा होगा। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ आज के लेक्चर में भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से हमारी बातों को समझना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल जो है वो रिस्टोर नहीं कर पाता है अपने ओरिजिनल कंडीशन को। इफ द पार्टिकल इज नॉट एबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कंडीशन after the removal of external force, then it is said to be in unstable equilibrium। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि हमने सेम कंडीशन को रिवर्स कर दिया है ना, और अब हमारा बॉल यहाँ पे टॉप पे है। ओके, अब अगर मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस फोर्स को लगाने के बाद स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद हमने फोर्स को हटा लिया, रिमूव कर लिया, क्या ये पार्टिकल वापस से यहाँ पे आ पाएगा? क्या रिस्टोर कर पाएगा ये पार्टिकल अपने आप को अपने ओरिजिनल कंडीशन के साथ? तो नहीं, आंसर है नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये SHM होता ही नहीं है। तो जनरली हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम के कंडीशन से, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग जो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं वो बेसिकली 3 चार्ज सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। 3 चार्ज सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम का सबसे पहला कंडीशन है कि द चार्जेज मस्ट बी कॉलिनियर, यानी कि तीनों चार्ज जो है वो कॉलिनियर होने चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि तीनों चार्ज जो है वो कॉलिनियर होने चाहिए। तो मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है। तो तीनों चार्ज को हमने कॉलिनियर कर दिया। ओके, दूसरा कंडीशन है द चार्जेज मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन। अगर सेम साइन हुआ तो क्या होगा? देखेंगे आप यहाँ पे Q1 पे फोकस करिए। Q1 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, तो Q3 Q1 को क्या करेगा? रिपेल कर देगा, है ना। और Q2 भी Q1 को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। यानी Q1 जो है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। Q1 जो है अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो किधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट की तरफ लगेगा। अगर बात आप Q2 की करें तो Q2 पे Q3 की वजह से किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। Q1 की वजह से भी इधर की ही तरफ लगेगा। तो यहाँ पे Q2 भी क्या होगा? अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें चार्ज का नेचर जो है वो हमें ऑपोजिट रखना होगा। तो हमने कहा कि Q1 है पॉजिटिव का, Q2 भी है पॉजिटिव का, और मान लीजिए Q3 नेगेटिव का है। अब अगर आप बात करिए तो आप देखेंगे कि Q1 और Q3 जो है अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स है वो F1 है, और Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, मान लीजिए F2 है। अब आप क्या देख रहे हैं कि Q1 पे लगने वाला F1 फोर्स
और F2 फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है तो Q1 चार्ज जो है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अब अगर हम लोग फिर से Q3 के ऊपर बात करें तो Q3 और Q1 के बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, मान लीजिए वो हमारा फिर से F1 होगा, और Q3 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मान लीजिए आपका F3 फोर्स होगा। अब अगर F1 और F3 एक दूसरे को बैलेंस कर लिया तो Q3 चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। अब अगर बात Q2 के लिए इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो Q2 और Q3 किस में है, अट्रैक्टिव नेचर में है। तो Q2 और Q3 के बीच में मान लीजिए लगने वाला फोर्स F3 है, और Q2 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स मान लीजिए यहाँ पे हमारा F2 है। तो अगर F3 और F2 एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा तो Q2 चार्ज भी किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो यानी कि चार्ज जो है वो सेम साइन का नहीं होना चाहिए। उसके बाद द चार्जेज मस्ट नॉट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रहना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। और द इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी अनस्टेबल, इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए आप Q3 चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ से, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, चार्ज का सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये सारा कंडीशंस है, ये कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमें इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है। सबसे पहला केस है व्हेन मिडिल चार्ज इज ऑफ सेम साइन। तो मान लीजिए हमारे पास कि एक चार्ज है यहाँ पे Q1, है ना, और यहाँ पे एक और चार्ज है आपका Q1, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है। और मान लीजिए हमने यहाँ पे थर्ड चार्ज लिया Q3, उसका भी नेचर हमने सेम लिया, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसको डिस्प्लेस करने वाले हैं। मान लीजिए हमने Q3 चार्ज को हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला L है, और ये वाला भी डिस्टेंस जो है ये वाला भी डिस्टेंस L है। अब हमने इसको डिस्प्लेस किया x से, और x जो है L के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, हमने डिस्प्लेस किया। तो ये हमारा जो चार्ज है Q3 वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। अब आप बताइए Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए ये F1 फोर्स है, और Q1 और Q3, इस Q1 और इस Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा किधर की तरफ, वो लगेगा इधर की तरफ। मान लीजिए ये F2 फोर्स है, ओके। अब इस F2 फोर्स के लिए जो हमारा डिस्टेंस वर्क किया, सेपरेशन डिस्टेंस, वो तो कितना हो गया, L प्लस x हो गया। और इस F1 के लिए जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो L माइनस x हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस Q1 से ये वाला Q3 चार्ज पार्टिकल नजदीक है कि नहीं, इस Q1 के कंपैरिजन में। तो जो हमारा F1 फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, किससे, F2 फोर्स से ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं इस कंडीशन में राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि F1 फोर्स F2 फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रीस्टोरिंग होगा, है ना, रीस्टोरिंग होगा, और चार्ज पार्टिकल फिर से किधर की तरफ आ जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रीस्टोरिंग होगा, और चार्ज पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, और ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, ये सिस्टम हमारा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये सिस्टम हमारा कैसा कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है ना, ये प्लस Q3 चार्ज है, और ये प्लस Q1 चार्ज है। अब अगर हमने इस
Q3 चार्ज को डिस्प्लेस किया लेफ्ट डायरेक्शन में, किधर की डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, बाय x, और x अभी भी L के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। तब हमारा जो नया कंडीशन होगा इस Q3 का, वो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आप क्या देखेंगे कि Q1 और ये वाला Q1 Q3 के ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला Q1 Q3 के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये F1 हुआ, और ये वाला Q1 इस Q3 के ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये F2 हुआ। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका L प्लस एक्स। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि जो हमारा फोर्स है वो फोर्स F1 जो है वो ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू F2, है ना। यानी अगर हमने पार्टिकल को लेफ्ट में डिस्टर्ब किया तो नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स लगेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, रीस्टोरिंग नेचर का होगा। और अगर रीस्टोरिंग नेचर का फोर्स है, रीस्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा ये इक्विलिब्रियम हमारा कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इस कंडीशन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल जो कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे हमारा प्लस Q1 है, और हमारा जो मिडिल चार्ज है वो हमने यहाँ पे प्लस का Q3 ले रखा है। ये वाला डिस्टेंस L है, ये वाला भी डिस्टेंस हमारा L है। हमने अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, तो हमारा लाइन ज्वाइनिंग दोनों Q1 का ये है, ये वाला लाइन ज्वाइनिंग है। हमने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x, और x जो है L के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए Q3 यहाँ पे आ गया, प्लस का नेचर का है। अब Q1 और Q3 को आप ज्वाइन कर दीजिए, और इधर भी Q1 और Q3 को आप ज्वाइन कर दीजिए। इस Q1 और Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा Q3 के ऊपर वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, कैसा, F1। और इस Q1 और इस Q3 की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो भी यहाँ पे हम लोग F1 ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में सेम है, और इधर हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके लिए भी होगा, और यहाँ पे भी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में जाएगा, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। आप क्या देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क नहीं कर रहा, जो नेट फोर्स वर्क कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है Q3, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन यहाँ कभी नहीं आ पाएगा, ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि Q3 जो है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है। तो Q3 जो है वो किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। चलिए केस 2 की तरफ स्टडी करते हैं। केस 2 में कह रहा है व्हेन मिडिल चार्ज इज ऑफ ऑपोजिट साइन। यहाँ पे आपने देखा मिडिल चार्ज हमने सेम साइन का ले रखा था, अब हम लोग मिडिल चार्ज जो है वो ऑपोजिट साइन का लेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहला ही कंडीशन है हमारा, ये हमारा मान लीजिए प्लस Q1 है ना, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस Q1 पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे जो है वो मान लीजिए माइनस का Q2 चार्ज है, माइनस का Q2 चार्ज है। ये वाला डिस्टेंस L है, ये वाला भी डिस्टेंस L है। अब हमने क्या किया,
हमने क्या किया, इस -q2 चार्ज को मान लो स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कर करके हमने यहाँ ला करके इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा -q2 चार्ज आ गया। डिस्प्लेसमेंट हमने x दिया है और x जो है l के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है बिटवीन द टू q1 चार्जेज। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, q2 चार्ज यहाँ पे आ गया है, तो इस q1 की वजह से इस q2 पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वो इधर की तरफ लगेगा, वो F1 होगा। और इस q1 की वजह से इस q2 पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा किधर की तरफ, वो लगेगा इधर की तरफ, आपका मान लो F2। इसके लिए जो नेट सेपरेशन डिस्टेंस अब हो जाएगा वो हो जाएगा L प्लस एक्स, और इसके लिए जो सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका L माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका L माइनस एक्स। अब अगर आप बात करो तो आप क्या देखोगे, F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। F1 का मैग्नीट्यूड, अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, चार्ज पार्टिकल जो होगा विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड, है ना, राइट के डायरेक्शन में होगा। क्या ये चार्ज पार्टिकल माइनस का Q2 अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर पाएगा, तो आंसर है नहीं। ये चार्ज पार्टिकल चूंकि नेट फोर्स F1 के डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो ये चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, इधर ही डिस्प्लेस किया गया था, है ना, इधर डिस्प्लेस किया गया था, और ये चार्ज पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन होगा, अपने मीन पोजीशन से अवे मूव करेगा, तो ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर हम लोग इसी कंडीशन में बात करें कि हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस Q1 चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का Q2 चार्ज है। हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x विच इज वेरी वेरी लेस देन l, और l हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग के पास क्या है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज माइनस का Q2 वो यहाँ पे आ गया है। अब आप देखेंगे Q1 और Q2 को यहाँ पे मैच करेंगे, ऑपोजिट नेचर का है ये Q1 और Q2, तो फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा। और अगर आप बात करें इस Q1 और इस Q2 के बीच में, तो भी फोर्स जो लगेगा दोनों अट्रैक्शन का लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। मान लीजिए इसको हमने F1 कहा, तो ये वाला भी F1 होगा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, और दोनों ही केस में Q1 और Q2 ही चार्ज है। तो F1 और F1 दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। आप क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है नेचर वाइज। यानी यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिल रहा है इक्विलिब्रियम का, वो कंडीशन कैसा मिल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है उसको अगर हमने डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, और हमने डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया, तो हमने क्या देखा कि माइनस Q2 चार्ज जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रहा है ना, रीस्टोर कर रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन को, है ना। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज का लोकेशन फाइंड आउट करना है, सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। ऑल्सो फाइंड इट्स नेचर, इस चार्ज का क्या नेचर होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, जो भी थ्री चार्ज हो सिस्टम में वो सभी इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले हमें लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज बताना है। मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज जो है वो हमारा कैपिटल Q है, वो हमारा क्या है, कैपिटल Q है, और वो स्मॉल q से x डिस्टेंस के दूरी पे है।
स्मॉल क्यू से x डिस्टेंस की दूरी पे है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा 4q से कितना दूरी हो जाएगा, 4q से हो जाएगा l माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज q, अगर हम लोग चार्ज q के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब नेट फोर्स ऑन चार्ज q शुड बी इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स ऑन चार्ज q शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स के बारे में। तो ये स्मॉल q से की वजह से इस कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ड्यू टू स्मॉल q। एंड इस कैपिटल Q पे इस 4q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, वो किधर की तरफ लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब अगर नेट फोर्स है ना एट कैपिटल Q 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है स्मॉल q वो बैलेंस कर ले फोर्स ड्यू टू 4q, है ना। 4q की वजह से जो फोर्स कैपिटल Q पे लगेगा उस फोर्स को फोर्स ड्यू टू स्मॉल q ऑन कैपिटल Q बैलेंस कर ले। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखेंगे, k स्मॉल q की वजह से k स्मॉल q कैपिटल Q और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। अब 4q और कैपिटल Q के बीच में बात करिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k 4q है ना इंटू कैपिटल Q अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है l माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, के क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके सामने क्या बचा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से, तो l माइनस एक्स किसके बराबर बचेगा, 2x के बराबर बचेगा, यानी l किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस एक्स यानी 3x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, l/3, यानी आपको लोकेशन पता चल गया, यानी ये हो गया लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉल q। तो पहला चीज हमें यह ध्यान देना था कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का हो या सेम नेचर का हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इन दोनों चार्ज का नेचर सेम हो तो जो थर्ड चार्ज होगा वो उसको आपको प्लेस इन दोनों के बीच में ही करना है। अगर इन दोनों चार्ज का नेचर ऑपोजिट हो तब जो थर्ड चार्ज होगा उसको हमेशा आपको स्मॉल चार्ज की तरफ प्लेस करना है, और वो भी अवे, है ना, स्मॉल चार्ज से अवे प्लेस करना है और स्मॉल चार्ज की तरफ ही प्लेस करना है थर्ड चार्ज को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि तीनों चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल q है और यहाँ पे हमारे पास 4q है, आपने क्या देखा, जो कैपिटल Q है उसका लोकेशन कितना आया, स्मॉल q से l/3 पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l/3 डिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम स्मॉल q के लिए, किसी का भी इसका भी इक्विलिब्रियम आप चेक कर सकते हैं या इसका भी इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्मॉल q का इक्विलिब्रियम चेक कर रहा हूं, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, है ना, अगर q को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, इफ q इज टेकन एज पॉजिटिव, तो आप देखो अगर q को मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया तो आप देखोगे कि इस स्मॉल q पे इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q, है ना, और इस 4q की वजह से इस स्मॉल q पे भी जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ ही लगेगा, फोर्स ड्यू टू 4q। दोनों फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि देन क्यू चार्ज विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड, है ना, किधर की तरफ, बाएं डायरेक्शन में, लेफ्ट वर्ड, है ना, एंड इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है स्मॉल क्यू पे वो जीरो नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग कैपिटल क्यू का जो नेचर है वो प्लस नहीं ले सकते, देयरफॉर नेचर ऑफ थर्ड चार्ज शुड बी नेगेटिव, यानी Q जो होगा वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। Q का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। नेचर हमने कैलकुलेट कर लिया, लोकेशन भी कैलकुलेट कर लिया, अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात करने के लिए हम फिर से इन सभी चार सिस्टम को यहाँ पे लिखेंगे। ये Q है ना, ये आपका 4Q है और ये आपका कैपिटल Q है। कैपिटल Q नेगेटिव नेचर का रखना है हमें, L/3 डिस्टेंस पे है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L/3 है। अब अगर मैं स्मॉल q को इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, यानी अगर मैं बात करूंगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q के, स्मॉल q के बारे में, है ना, तब हम लोग देखेंगे क्या कि इस कैपिटल Q की वजह से इस स्मॉल q पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, अब अगर हम लोग बात करें इस 4Q की वजह से इस स्मॉल q पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ड्यू टू 4Q, है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल q शुड बी इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू 4Q को इक्वेट करेंगे फोर्स ड्यू टू माइनस Q से। तो फोर्स ड्यू टू 4Q क्या लिखेंगे आप, 4Q की वजह से स्मॉल q पे लगने वाला फोर्स, तो स्मॉल q 4Q अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो L², और फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q की वजह से, है ना, जो नेगेटिव नेचर में है, तो वो क्या लिखेंगे, K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में L/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं कैपिटल Q का साइन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फोर्स को पहले ही डायरेक्शन एज्यूम कर लिया है नेगेटिव नेचर की वजह से। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, K और Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4Q/L² और यहाँ पे बचा Q/L² अपॉन में 9 ऊपर चला जाएगा, L² कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल Q हो जाएगा आपका 4Q अपॉन में 9, है ना। अब चूंकि हमने नेगेटिव नेचर पहले ही बता रखा है तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा माइनस का 4Q अपॉन में 9। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो कैपिटल Q हो जाएगा माइनस का 4Q अपॉन में 9, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, नेचर माइनस का है और लोकेशन जो है वो L/3 डिस्टेंस पे है। तो थर्ड चार्ज का आपने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, उसका नेचर फाइंड आउट कर लिया और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये दोनों चार्ज आपको सेम नेचर का दिया हुआ हो तो थर्ड चार्ज हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा, है ना, डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर इन दोनों का चार्ज का नेचर ऑपोजिट नेचर का हो तो जो थर्ड चार्ज आपका होना चाहिए वो आपका स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ होना चाहिए, इधर की तरफ, है ना, स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है। आपसे इस तरह के सवाल बन जाएंगे और इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू स्मॉल स्फीयर्स, दो स्मॉल स्फीयर्स हैं ये और ये, ईच हैविंग मास m, दोनों का मास m है, और चार्ज q, दोनों का चार्ज q हमने ले रखा है।
आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सस्पेंडेड है, बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, ये थ्रेड जो है वो इंसुलेटिंग थ्रेड है जिसका एल मीटर लॉन्ग है, लेंथ है ना, लेकिन इस थ्रेड का कोई मास नहीं है। इफ थीटा इज द एंगल ईच, थीटा जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज अटेंड, अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये दोनों जो चार्ज हैं एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। ओके, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए अभी x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x का स्क्वायर। अब आपका काम है x को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे देखिए ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपके सामने है ना, ये ट्रायंगल है। ओके, अब ये है हमारा एल, ये है थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा लेंथ, एल साइन थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2l साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के क्यू क्यू अपॉन में 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। अब हमें क्या करना है, चूंकि ये जो हमारा स्फीयर है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो आप किसी भी एक स्फीयर के ऊपर फोकस करिए। मान लीजिए आप इस स्फीयर के ऊपर फोकस किए हैं और ये स्फीयर इधर थ्रेड से बंधा हुआ है और इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। और आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन में ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। इसका मास क्या है, m है, और चार्ज है q, तो इसका नेट फोर्स जो mg फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो टेंशन फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, वो इधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द स्फीयर, है ना। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस t के दो कंपोनेंट होंगे, इस t का एक कंपोनेंट होगा t cos थीटा ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया t sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें अगर, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, यानी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स टी साइन थीटा लेफ्ट डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कैलकुलेट किया हुआ है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका टी साइन थीटा यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप लिखिए इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में बात करिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। आपने इस डायरेक्शन को x माना है और इस डायरेक्शन को आपने क्या माना है, y माना है। ओके, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई जीरो लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अब इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए।
अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें टी नहीं है, प्रूफ जो करना है उसमें टी नहीं है, इसका मतलब टी को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो टी को कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे टी कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे mg लिखेंगे। ओके, तो टी से टी को कैंसिल करेंगे, यहाँ से साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg लिख सकते हैं। देखते हैं हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है क्यू स्क्वायर का वैल्यू, तो हमें कैलकुलेट करना है क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर को लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 4l स्क्वायर mg, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, है ना, ये सभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर आपका ये आ गया जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्विलिब्रियम के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम के सवाल को सॉल्व करना है। ओके, तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको बनाते रहिए, है ना। और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स बाय अमन सर के साथ, और आप रिवाइज करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपके अंदर जितना ज़्यादा रिवीजन करने की कैपेबिलिटी होगी, आपका फिजिक्स उतना अच्छा उतना बेटर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।